भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम जगत प्रोटिष्ठा के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जगत प्रोटिष्ठा को 5 समूहों में बांटा गया है। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोइड्स, औपंग कवक और प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। इसके अंतर्गत हमने क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स का पिछली वीडियो में अध्ययन किया। आज हम तीसरा प्रोटिस्टा समूह पढ़ेंगे, यूक्लिनोइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर औपंग कवक पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट पढ़ेंगे। यूक्लिनोइड्स जो प्रोटिस्ट होते हैं उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है यूग्लिना। यहाँ पे हमने यूग्लिना का एक चित्र बनाया है, जिसके अंतर्गत हम इसको देखते हुए हम यूक्लिनोइड्स का लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यूक्लिनोइड्स जो जीव होते हैं, जो जगत के जीव होते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहली विशेषता होती है कि जो ये यूग्लिना है या जो यूक्लिनोइड्स जीव होते हैं वो स्वपोषी व परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी या पीछे भी हमने पढ़ा है। जब इनको प्रकाश मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्यों इनमें अपने भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनमें ये जो कण दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं, हरित लवक हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो जब प्रकाश मिलता है तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं, और जब इनको प्रकाश नहीं मिलता तो ये परपोषी की तरह कशाभिका के माध्यम से या इनके माध्यम से भोजन को पकड़ के अपना आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए स्वपोषी और परपोषी दोनों होने के कारण यूग्लिना को पौधों व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। इसको दोनों के बीच की क्या बोलते हैं? योजक कड़ी। तो परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि यूग्लिना ये पौधे व जंतुओं के बीच की कड़ी कौन होती है, तो यूग्लिना उसका उदाहरण है। फिर इसका अगला लक्षण है कि ये एकोशिकीय होते हैं और मुक्त जीवी जंतु होते हैं, यानी मुक्त रूप से जल में गति करते रहते हैं। और जो कशाभिका होती है इसके अंदर, जिसके माध्यम से ये गति प्रदान करते हैं, ये अधिकांशतः अस्वच्छ जल जो नदियाँ वगैरह झील वगैरह होती हैं या जो स्थिर जल होता है उसमें पाए जाते हैं, गतिशील जल में नहीं पाए जाते। इनमें जो कोशिका भित्ति होती है उसकी जगह प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल पाई जाती है। प्रोटीन की बनी हुई एक परत पाई जाती है, पेलिकल परत बोलते हैं जिसको, जो इसकी सुरक्षा करती है एक तरह से और उसके शरीर को लचीला बनाती है, जिससे इसका शरीर में लचीलापन होता है। तो वो किसके कारण होता है? प्रोटीन से निर्मित जो परत बनी होती है पेलिकल जिसको बोलते हैं, उसके कारण इसकी जो बॉडी होती है वो लचीली होती है। इसमें कसाब आगे की सिरे की गुहा में दशा रहता है। इसमें 2 कशाभिकाएँ पाई जाती है। एक कशाभिका लंबी होती है, एक कशाभिका छोटी होती है जो अंदर ही रहती है। एक कशाभिका वो बाहर निकली हुई होती है। तो इसमें 2 प्रकार की कशाभिकाएँ होती हैं, जिनमें एक लंबी कशाभिका और एक छोटी कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है। इसमें कसाब आगे के सिरे की गुहा के अंदर जो ये गड्ढा सा होता है जिसको हम गुहा बोलते हैं, उसके अंदर दसी हुई होती है। इन पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान वर्णक जो पादप होते हैं उसके समान वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है आदि। तो ये तो इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा इसके अंदर एक ये आई स्पॉट पाया जाता है, ये इसको बोलते हैं आई स्पॉट, जो आगे के सिरे पर इसमें जो कशाभिका उसके साइड में स्थित होता है, दिक् बिंदु बोलते हैं इसको। ये जो दिक् बिंदु होता है वो क्या करता है? प्रकाश को ग्रहण करता है। कहने का मतलब ये लाइट डिटेक्टिव का कार्य करता है, यानी जिस दिशा से प्रकाश आता है यह उसको ग्रहण करके उसी दिशा में गति को, ये जो ग्रहण करके ये जिससे वह उसी दिशा में गति करता है। तो ये आज जो दिक् बिंदु होता है, यहाँ पर एक जो कशाभिकाएँ होती हैं उनके ठीक नीचे एक बिंदु होता है जिसे हम लाइट डिटेक्टर बोलते हैं, प्रकाशग्राही। तो ये जो प्रकाश संबंधी सूचना है वो लाइट डिटेक्टर के पास जाती है, जिसके कारण ये जो यूग्लिना होता है वो प्रकाश की दिशा में उसको प्रकाश का ज्ञान कराता है, जिससे वो प्रकाश की दिशा में गति करता है। ठीक है।
और इसके अलावा इसमें एक संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिकाएं, संकुचनशील रिक्तिकाएं क्या करती हैं? परासरण का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? परासरण का कार्य, जिससे इसकी शरीर में जो जल की मात्रा है उसका नियमन करती है, नियंत्रण करती है। ज़्यादा जल होता है तो वो जल को बाहर निकालने का कार्य करती है, जिससे जल की मात्रा इसके शरीर में संतुलन बनी रहती है। कम होती है तो वो इसके अंदर संचित रहता है। यानी कहने का मतलब जो संकुचनशील रिक्तिकाएं होती हैं वो परासरण का कार्य करती है, मतलब जल का नियमन का कार्य करती हैं। इसके अलावा इसमें एक केंद्रक होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ वगैरह डीएनए आरएनए वो सारे इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये एक यूग्लिनोइड्स की विशेषताएं होती हैं जिसको हमने यूग्लिना के उदाहरण द्वारा समझा। फिर अगला जगत पढ़ते हैं। इस जगत के अंतर्गत अगला भाग पढ़ते हैं औपंकवक। औपंकवक होते हैं वो सामान्यतः मृतोपजीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं? मृतोपजीवी, सड़ी गली वस्तुएं जो होती हैं उनका अपना जीवन यापन करते हैं। साधारणतः ये भूमिय जीव होते हैं, यानी भूमि पर पाए जाते हैं, और जो नम स्थान होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जहाँ थोड़ी बहुत नमी होती है, जल की मात्रा होती है मिट्टी के अंदर, ऐसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये परपोषी होते हैं या मृतोपजीवी। परपोषी या सामान्यतः मृतजीवी सड़ी गली वस्तुओं से अपना आहार ग्रहण करते हैं। इसका उदाहरण है मिक्स अमीबा। ये कोशिकीय व अकोशिकीय होते हैं। कोशिकीय का उदाहरण है डिक्टियोस्टीलियम और अकोशिकीय का उदाहरण है फाइसेरम, इसके उदाहरण हैं। तो ये कोशिकीय या अकोशिकीय प्रकार के जीव होते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब अगला एक प्रमुख है प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा। इसको लास्ट है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसका प्रथम भाग होता है अमीबीय प्रोटोजोआ, जिसका उदाहरण है अमीबा। हम उदाहरण अमीबा के माध्यम से इसको समझते हैं। तो प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा होते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। तो प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा के जो भी उदाहरण, जो भी भाग हैं, चाहे वो अमीबीय हो या अन्य पक्षमाबी हो, चाहे कसाबीय प्रोटोजोआ हो या फिर स्पोरोजोआ हो, ये सभी हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जंतुसम होते हैं, मतलब ठोस पदार्थों को, जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। परभोक्षी या परजीवी के रूप में भी पाए। कुछ परजीवी होते हैं, कुछ जंतुसमपोषी होते हैं। तो इन्हें 4 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय जो होते हैं, अमीबा जो होते हैं, वो सामान्यतः समुद्री जल या स्वच्छ जल में या नम मृदा में पाए जाते हैं। इनमें कूटपाद, जैसे ये इनका शरीर इस प्रकार से होता है कि इनके शरीर में इस प्रकार से अंगुली के समान प्रवर्त बनते हैं। इन्हें कूटपाद बोलते हैं। ये किन्हें क्या बोलते हैं? कूटपाद या पादाब कहते हैं। ठीक है, तो इनके कूटपाद या पादाब पाए जाते हैं जो इनके गति में सहायक होते हैं, भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। इन कूटपादों की मदद से ये अपना भोजन पकड़ते हैं। जैसे कोई भोजन का कण इनके यहाँ जाता है तो ये कूटपाद वृद्धि करके उस भोजन को क्या करते हैं? घेर लेते हैं और उसको अपने शरीर में खाद्यदानी में ले जाते हैं। और खाद्यदानी में ही भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। जैसे ये खाद्यदानियाँ, इसमें रिक्तिकाएँ, खाद्य रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं जिनमें इस भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। तो इनमें कूटपाद पादा पाए जाते हैं जो गति और भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। समुद्री अमीबीय प्रोटोजोआ की सतह पर, जो समुद्र में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं, उनकी सतह पर सिलिका का कवच पाया जाता है जो उनको जल में उनकी सुरक्षा के कार्य करता है। इनमें कुछ सदस्य जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो एक मानव परजीवी है, मनुष्य परजीवी है। एंट अमीबा कोलाई परजीवी के रूप में मनुष्यों में पाए जाते हैं। ये प्रमुख है। एंट अमीबा कोलाई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जो एंट अमीबा कोलाई है ये नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है जो मानव के लिए नुकसानदायक होता है। ये मानव में अमीबिय पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है जो अपनी आंत्र होती है, आंत होती है। अमीबिय पेचिस रोग क्या होता है? जिसमें आंत होती है। ये आंत की कोशिकाओं को नष्ट करता है जिससे आंत में घाव हो जाते हैं।
ठीक है। तो उस वो होता है अमीबिया पेचिस रोग, जो किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है अमीबिया पेचिस रोग। पोषण, ये अपना जो भोजन होते हैं जो ग्रहण करते हैं वो ये जंतुसम प्रकार के होते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, सूक्ष्म एकोशिकीय जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जीव होते हैं, उनको यह अपना आहार बनाते हैं। तो ये ठोस भोजन के रूप में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो ये एक अमीबा का एक चित्र बना हुआ है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए वगैरह जो डीएनए वगैरह है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जैसे हमने युगलिना में पढ़ा उसी के प्रकार इसमें संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं, क्योंकि ये जलीय जीव है जो इसलिए जल की मात्रा का नियमन करते हैं। संकुचनशील रिक्तिकाएँ ही परासरण के नियमन का कार्य करते हैं, जिससे इनके शरीर में जल की मात्रा वो संतुलित बनी रहती है। इसके अलावा इसमें फूड वैक्यूल जो खाद्य दानियाँ होती हैं, जिसके अंदर जो भी ये भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का पाचन होता है, और भोजन के पौध से आवश्यक पदार्थ तो शरीर में रह जाते हैं, बाकी अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर है, वो इसकी कोशिकीय सतह होती है उससे ये बाहर ग्रहण करते हैं। ये कोशिकीय जीव होते हैं, इनमें कूटपाद पाए जाते हैं। इनमें जो जनन होता है सामान्यतः अलैंगिक जनन ही पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। और ये जो अलैंगिक जनन होते हैं सामान्यतः विखंडन द्वारा करते हैं, जैसे इनका शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया तो प्रत्येक भाग है वो नए जीव का निर्माण करता है। तो ये एक तरह से अमर जीव होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं। फिर दूसरे प्रकार के हम पढ़ते हैं, दूसरा भाग पढ़ते हैं कसाबीय प्रोटोजोआ। कसाबीय प्रोटोजोआ जिनके शरीर पर कसाबिकाएँ पाई जाती हैं। एक इस समूह के सदस्य स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र रूप से गति करने वाले अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये सदस्य स्वच्छंद और परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाए जाते हैं, एक लंबे धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसको कसाब कहते हैं, जैसे युगलिना में पाई जाती है वैसे, जो गति में सहायक होते हैं। परजीवी जो होते हैं कसाबी प्रोटोजोआ रोग उत्पन्न करते हैं, प्रोटोजोआ रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है एक कसाबी प्रोटोजोआ जिसका नाम है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी, पूरा नाम है, वैसे इसको नाम ट्रिप्नोसोमा ही बोलते हैं लेकिन इसका पूरा नाम है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी, जो एक निद्रालु रोग उत्पन्न करता है। निद्रालु व्याधि रोग उत्पन्न करता है, जो अफ्रीकन रोग नाम से जाना जाता है, अफ्रीकन निद्रालु व्याधि के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति को ये रोग होता है उसको सही ढंग से वो सो नहीं सकता, उसको सही ढंग से नींद नहीं आती है, वो नींद उसकी पूरी नहीं होती है। अब ये जो ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी है डायरेक्ट जीव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में नहीं जाता। इसका जो वाहक होता है वो एक शीशी मक्खी होती है। याद रखना, निद्रालु जो रोग उत्पन्न करने वाला जो ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी नाम का जो प्रोटोजोआ होता है उसका जो वाहक होता है वो शीशी मक्खी के माध्यम से, हमारे भोजन के माध्यम से, अन्न के माध्यम से पहुंचता है। एक अन्य उदाहरण है इसका लेशमानिया। एक उदाहरण हो गया, दूसरा लेशमानिया है। ये यकृत का कालाजार रोग उत्पन्न करता है। ये यकृत जो होता है लीवर में उसका कालाजार रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये इसमें भी जनन होता है, सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है जो विखंडन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो विखंडन के द्वारा इसमें पाया जाता है। अगले प्रकार का है पक्षमावी प्रोटोजोआ। पक्षमावी कसाब होते हैं, उनकी संख्या 1 या 2 निश्चित होती है जीवों में, लेकिन जो पक्षमाव होते हैं वो बहुत सारे हजारों की संख्या में शरीर पर रोम के समान संरचनाएं पाए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है पैरामीशियम। इसके शरीर पर देखो ये इस प्रकार की बहुत सारे सीलिया पक्षमाव है वो पाए जाते हैं, जो इनके गति में सहायक होते हैं। और इसके अलावा ये भोजन को, ये मुख का कार्य करता है, मुख गुहा होती है एक तरह से, ये भोजन को मुख गुहा तक पहुंचाने, मतलब गति करा के भोजन को कहाँ पहुंचाते हैं, मुख गुहा तक पहुंचाते हैं। ये मुख के समान संरचना होती है जिसे ग्लेट बोलते हैं। ये मुख के समान संरचना का कार्य करता है जिसको ग्लेट बोलते हैं। तो भोजन को ये जो कसाबिकाएँ होती हैं, पक्षमाव होते हैं, वो भोजन को मुख गुहा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये पक्षमाव सीलिया के माध्यम से सक्रिय गति करने वाले जलीय जीव हैं, जिनमें पक्षमाव के माध्यम से गति होती है, और जो इनकी गति होती है काफ़ी धीमी मंद गति करते हैं।
और मंद गति से बहते हुए जल में पाए जाते हैं। जो तेज प्रवाह वाला जल होता है उसमें ये नहीं पाए जाते हैं। इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमा पाए जाते हैं जो इन जीवों की सक्रिय गति में और उनके भोजन को मुख गुहा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। इनमें एक गुहा जिसको मुख गुहा बोलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये भोजन का पाचन होता है उसके लिए ये अंदर खाद्य दानियाँ पाई जाती है जिनमें भोजन का पाचन होता है, और पाचन के पश्चात यहाँ पर एक छोटी सी गुहा होती है जिसके माध्यम से ये उत्सर्जित पदार्थों को बाहर छोड़ता है। इनमें एक गुहा मुख गुहा कोशिका की सतह के बाहर खुलती है जिसमें पक्षमाभों की लय व गति से भोजन पहुंचता है। तो ये पक्षमाभ क्या है, जैसे भोजन है तो ये इसको आगे से आगे पहुंचाते रहते हैं और भोजन गति करता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, मुख तक पहुंच जाता है। इसका उदाहरण है पैरामीशियम। जो पैरामीशियम में होता है इसमें संकुचनशील रक्तधानियाँ, ये जलीय जीव है तो इनमें संकुचनशील रक्तधानियाँ है जो जल का नियमन करती है। हमने पीछे भी पढ़ा, प्राशन नियमन या जल का नियमन करती है जिससे शरीर में जल की मात्रा नियमित बनी रहती है। खाद्य दानियों के अंदर भोजन का पाचन होता है। इसमें केंद्रक दो होते हैं, एक गुरु केंद्रक होता है, एक लघु केंद्रक। इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये हो गया पक्षमाभी प्रोटोजोआ। अगला लास्ट इसका एक है स्पोरोजोआ। अगला है एक स्पोरोजोआ जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्पोरोजोआ जो जंतु होते हैं इस समूह में ये विविध जीवधारी आते हैं जिनमें जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्थाएं पाई जाती हैं जो संक्रमण का कार्य करती हैं। और जो स्पोरोजोआ जंतु होते हैं इनमें चलन अंग नहीं पाए जाते, पक्षमाभ या कशाभिकाएं ये नहीं पाई जाती हैं। ये द्विपोषी जीव होते हैं, मतलब ये दो जीवों के अंदर अपना जीवन काल है वो व्यतीत करते हैं। आपने नाम सुना होगा मादा एनाफिलीज मच्छर, और जो मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं उनमें प्लाज्मोडियम मलेरिया जो परजीवी होता है वो उसका वाहक होता है। तो इसका उदाहरण है स्पोरोजोआ का प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम होता है वह मच्छर के माध्यम से, कौन से मच्छर के, मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है, मनुष्य के अंदर मलेरिया का रोग उत्पन्न करता है। तो ये द्विपोषी होते हैं, मतलब दो जीवों में अपना जीवन काल उत्पन्न करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी होता है जो अपना जीवन चक्र मनुष्य व मच्छर में पूरा करता है। प्राथमिक पोषक इसका मनुष्य होता है और द्वितीयक पोषक इसका मच्छर होता है। तो ये अपने जीवन काल को दो जीवों में पूर्ण करता है, इसलिए इसको द्विपोषी जीव कहते हैं। प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजोआ का एक प्रमुख उदाहरण है जिसका आपने नाम पहले भी सुना होगा। तो आज हमने प्रोटोजोआ जो जीव होते हैं, जगत होते हैं, उसका अध्ययन किया। प्रोटोजोआ जगत के बाद में हम पढ़ेंगे कवक जगत के बारे में पढ़ेंगे जिसका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन करिए, इस नोट्स को उतारिए, इनको याद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।